डियर स्टूडेंट्स, हम फोटोकेमिस्ट्री फिज़िकल केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं। इस फोटोकेमिस्ट्री के चैप्टर में अब तक हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शंस को स्टडी किया, जिसमें हमने कहा दो तरह की रिएक्शंस है। एक तो है जिसको हमने थर्मल रिएक्शन या डार्क रिएक्शन कहा, और दूसरी है फोटोकेमिकल रिएक्शन। फिर उसके बाद हमने फोटोकेमिकल रिएक्शन और थर्मल रिएक्शन के बीच में डिफरेंस बताए। उसके बाद फोटोकेमिस्ट्री में हमने लॉ ऑफ एब्जॉर्बेंस, प्रकाश अवशोषण के नियम को डिस्कस किया। जहाँ पर रेडिएशन या लाइट का अवशोषण होता है, वहाँ पर दो नियम प्रयुक्त होते हैं। एक तो था लैम्बर्ट नियम और एक था बियर नियम, और फिर तीसरा था इनका संयुक्त नियम बियर लैम्बर्ट लॉ। इन नियमों को हमने लास्ट वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस किया था। अब इसके बाद फोटो केमिस्ट्री के भी दो रूल्स हैं, दो लॉज हैं, उनको हम आज डिस्कस करेंगे। तो प्रकाश रसायन के नियम, प्रकाश रसायन के नियम में जो पहला नियम है उसको हम ग्रोथस-ड्रेपर लॉ कहते हैं। ये बहुत पुराना नियम है और बहुत ही सिंपल नियम है। तो फोटोकेमिस्ट्री या प्रकाश रसायन का ये फंडामेंटल नियम है। इस नियम के अनुसार जब प्रकाश विकिरण पदार्थ पर गिरता है तो आपतित विकिरण का वह भाग जो अवशोषित होता है रासायनिक परिवर्तन करता है, न कि विकिरण का परावर्तित यानी रिफ्लेक्टेड या पारगत यानी ट्रांसमिटेड भाग। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कोई विकिरण किसी पदार्थ पर आपतित होगा तो उस विकिरण का कुछ भाग जो है वो तो पदार्थ से टकराकर परावर्तित रिफ्लेक्ट हो जाता है, कुछ भाग और बाकी का भाग उस पदार्थ में प्रवेश कर जाता है, जहां इसका कुछ भाग अवशोषित हो जाएगा और शेष भाग जो है पदार्थ में से बाहर निकल जाएगा, ना पारगत हो जाएगा। तो अगर वह पदार्थ कोई फोटोकेमिकल रिएक्शन करता है तो ये बताया गया कि वो रिएक्शन विकिरण के कौन से भाग से होगी, परावर्तित भाग से, पारगत भाग से या अवशोषित भाग से। तो ग्रोथस-ड्रेपर का सीधा सा लॉ ये है कि जो भी कोई रासायनिक परिवर्तन होता है, जब किसी विकिरण का अवशोषण होता है तो वह रासायनिक परिवर्तन जो है पदार्थ द्वारा अवशोषित होने वाले विकिरण के द्वारा होता है। इसे ही हम ग्रोथस-ड्रेपर लॉ कहते हैं। अर्थात रासायनिक अभिक्रिया या परिवर्तन केवल उन्हीं प्रकाश विकिरणों द्वारा संपन्न होता है जिनका अभिकारकों या सिस्टम तंत्र द्वारा अवशोषण होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि अणु विकिरण के फोटोन के अवशोषण से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो यानी जो विकिरण का भाग जो अवशोषित हुआ या जो फोटोन अवशोषित हुए, उनसे जो है अणु ऊर्जा को ग्रहण करेगा, एक्साइटेड होगा और फिर वहाँ से वो फोटोकेमिकल रिएक्शन प्रदर्शित करता है। लेकिन यहाँ पे फिर बाद में एक और घटना का जिक्र किया गया, लेकिन हमेशा अवशोषित प्रकाश से रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती। जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट के विलयन विकिरण का अवशोषण तो करता है लेकिन रासायनिक परिवर्तन नहीं होता। इस स्थिति में जो ऊर्जा अवशोषित हुई, अवशोषित ऊर्जा अणु की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा देती है, जिससे ऊष्मीय ऊर्जा विकिरण के रूप में मुक्त होती है। उदाहरण के लिए फ्लोरेसेंस या फास्फोरेंस के रूप में, अर्थात जो मुक्त होने वाली ऊर्जा है उसकी तरंग दैर्ध्य का मान भिन्न होगा आपतित तरंग दैर्ध्य से। अतः यह जो नियम है ग्रोथस-ड्रेपर का, ये एक गुणात्मक नियम है जो अवशोषित प्रकाश की मात्रा व अभिक्रिया करने वाले अणु की संख्या में कोई संबंध नहीं बताता है। तो कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे देखे गए, जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट के विलयन पर अगर हम विकिरण डालेंगे तो विकिरण से ऊर्जा का अवशोषण तो होगा, लेकिन वह ऊर्जा कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं करती। वह ऊर्जा ग्रहण करके अणु की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और फिर वह अणु उस प्राप्त हुई उस ऊर्जा को वापस अपने में से बाहर निकाल देते हैं।
तो जो ऊर्जा बाहर निकलती है उस ऊर्जा यानी उस विकिरण ऊर्जा को हम या तो नाम देते हैं फ्लोरेसेंस या नाम देते हैं फास्फोरेसेंस। तो यहाँ ये देखा जाता है कि जो ऊर्जा या जो लैम्डा का अवशोषण हुआ और जो लैम्डा बाद में बाहर सिस्टम से बाहर निकली, उन दोनों लैम्डा के मान अलग होते हैं। तो इस प्रकार से ये नियम जो है ये एक तरह से अवशोषित होने वाले प्रकाश की मात्रा व अभिक्रिया करने वाले अणु की संख्या में कोई संबंध प्रदर्शित नहीं करता। इसके बाद दूसरा नियम जो फोटो केमिस्ट्री का है, इम्पॉर्टेंट नियम है ये है स्टार्क आइंस्टीन लॉ, या हम इसे लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस भी कहते हैं, या इसे 1:1 नियम भी कहा जाता है। तो स्टार्क आइंस्टीन ने फोटोकेमिकल रिएक्शंस का मात्रात्मक अध्ययन किया और एक नियम दिया। तो स्टार्क आइंस्टीन नियम को हम इस तरह से लर्न करेंगे कि क्रियाकारी पदार्थ का प्रत्येक अणु जो फोटोकेमिकल रिएक्शन में भाग लेता है एक फोटोन या प्रकाश का एक क्वांटम अवशोषित कर सक्रियत होता है, अर्थात एक अणु एक क्वांटम। यानी इसका अर्थ ये हुआ कि जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल 10 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है सिस्टम में, तो वो 10 मॉलिक्यूल जो है प्रत्येक एक मॉलिक्यूल एक फोटोन या एक क्वांटम का अवशोषण करके सक्रियत होगा। अर्थात अगर ये 10 के 10 मॉलिक्यूल सक्रियत होते हैं तो अवशोषित होने वाले फोटोनों की संख्या 10 होगी। अर्थात हम कह सकते हैं एक अणु एक क्वांटम। इसे हम लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस या 1:1 का नियम भी कहते हैं। ऊर्जा के पदों में हम ये कह सकते हैं कि एक फोटोन या एक क्वांटम का अर्थ है hν, यानी एक फोटोन की ऊर्जा जो होती है वो hν होती है। तो हम कह सकते हैं ऊर्जा जो है =hν, जो कि एक प्लांक की इक्वेशन है, जहाँ h प्लांक स्थिरांक है और ν अवशोषित होने वाले विकिरण की आवृत्ति है जिसकी ऊर्जा E है। अगर हमारे पास में एक मोल पदार्थ हो तो अवशोषित होने वाली ऊर्जा क्या होगी? जैसे हमने यहाँ लिखा है कि एक अणु जो है एक फोटोन का अवशोषण करेगा और एक फोटोन की ऊर्जा जो है hν है। तो अगर हमारे पास एक मोल पदार्थ हुआ तो अवशोषित होने वाली ऊर्जा का मान होगा E =nhν, यानी hν को हमने मल्टीप्लाई कर दिया n से। n जो है वो यहाँ पर इस इक्वेशन में वो कहलाता है एवोगैड्रो संख्या, क्योंकि एक मोल पदार्थ में अणु की संख्या जो होती है वो एवोगैड्रो संख्या के बराबर होती है, जिसका मान होता है 6.023 × 10⁻23। तो इतने जो है ऊर्जा की आवश्यकता होगी, हम इस n को hν से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जो इक्वेशन है या ये जो एनर्जी आई, इस एनर्जी को हम आइंस्टीन एनर्जी कहते हैं। यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ अगर हम याद रखें तो प्लांक कांस्टेंट h होता है 6.62 × 10⁻27 अर्ग यूनिट में, अर्ग सेकेंड, और जूल में होता है 6.62 × 10⁻34 जूल सेकेंड। इस इक्वेशन को हम चेंज करें तो न्यू यानी आवृत्ति बराबर होता है प्रकाश का वेग अपॉन लैम्डा, न्यू c/λ। तो न्यू के स्थान पे c/λ रख दें तो इक्वेशन हो जाएगी E =nhc/λ। c जो कि प्रकाश का वेग है, c का मान होता है 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर में या 3 × 10⁸ मीटर में, और जो लैम्डा है उसको हम एंगस्ट्रम में लें तो 1 एंगस्ट्रम = 10⁻10 मीटर या 10⁻8 सेंटीमीटर होता है। तो हम अगर n की वैल्यू, h की वैल्यू और c की वैल्यू पुट कर दें तो E होएगा 2.859/λ × 10⁵ किलो कैलोरी पर मोल, या E 1.96 × 10⁸ जूल पर मोल। तो इस प्रकार से स्टार्क आइंस्टीन लॉ जो है वो ये बताता है कि एक अणु को उत्तेजित होने के लिए एक फोटोन या एक क्वांटम की आवश्यकता होती है। तो ये जो है नियम वो भी एक तरह से अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या और हम कह सकते हैं
उससे क्या आगे उत्पाद बनेगा या नहीं बनेगा, इसके बारे में कोई संबंध हमें नहीं बता पाता। पदार्थ के एक मोल द्वारा अवशोषित ऊर्जा एक आइंस्टाइन कहलाती है। क्योंकि इस इक्वेशन के अनुसार हम कह सकते हैं E इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/λ, अर्थात प्रकाश के कम तरंग दैर्ध्य पर ऊर्जा अधिक होगी, यानी वह विकिरण जिसकी तरंग दैर्ध्य का मान कम है तो उस विकिरण की ऊर्जा जो है वो ज़्यादा होती है। इस परिभाषा में ऊपर जो हमने परिभाषा एक जो है वो डेफिनेशन दी है, उसमें एक शब्द काम में लिया है सक्रियत, यानी एक्टिवेटेड। इसका जो अर्थ है उसका अर्थ सिर्फ भौतिक रूप से एक्साइटेड अणु से, यानी अणु जो है वो एचनी ऊर्जा को ग्रहण करके एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया। अब यहाँ से आगे ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा या नहीं होगा, इसके बारे में ये नियम कोई जानकारी नहीं देता है। अतः हम कह सकते हैं एक अणु एक फोटोन का अवशोषण कर एक्टिवेट होता है और प्रत्येक एक्टिवेटेड अणु क्रिया कर प्रोडक्ट दें, यह अनिवार्य नहीं है। तो इसमें से कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जो एक्टिवेट हो गए लेकिन वापस कुछ समय पश्चात अपनी ग्राउंड स्टेट में आ जाते हैं और ऊर्जा जो है वो विकिरण के रूप में उसमें से निकल जाती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये दो रूल हैं, लॉज हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन में या फोटोकेमिस्ट्री के, जो एक तो है ग्रोथस-ड्रेपर लॉ और एक कहलाता है स्टार्क-आइंस्टीन लॉ। इन शॉर्ट वापस इसको हम एक्सप्लेन कर दें तो ग्रोथस-ड्रेपर लॉ तो ये कहता है कि जो भी कोई फोटोकेमिकल रिएक्शन होगी वो विकिरण के अवशोषण कितना विकिरण का अवशोषण हुआ है उसके द्वारा ही प्रदर्शित होती है। और स्टार्क-आइंस्टीन लॉ कहता है कि जितने अणु एक्टिवेट होंगे, सक्रिय होंगे, प्रत्येक एक अणु को सक्रिय होने के लिए एक फोटोन या एक क्वांटम की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से ये दो नियम जो हैं प्रकाश रसायन के महत्वपूर्ण नियम हैं। अब अगले वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि अगर मॉलिक्यूल एक्साइटेड स्टेट से वापस ग्राउंड स्टेट में आता है और अपनी ऊर्जा को विकिरण के रूप में निष्कासित करता है तो वो कौन से तरीकों द्वारा वह ऊर्जा विकिरण के रूप में बाहर निकलती है। इसे हम जेबलॉन्स की डायग्राम से एक्सप्लेन करेंगे। तो अगला वीडियो जो है वो जेबलॉन्स की डायग्राम पर होगा। थैंक यू।